हाय हेलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट की कुछ न्यू टर्म्स के बारे में, कुछ न्यू कंसेप्ट्स के बारे में। तो जैसा कि इस फर्स्ट चैप्टर में हमने तीन बड़े बड़े टर्म्स को कंप्लीट कर दिया था। पहला जो था हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कि जो लॉ थे केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला, कोई कंपाउंड आपस में मिलते हैं, कोई भी गैस प्रोड्यूस्ड होती है, तो उसमें कौन से लॉ लगते हैं। तो वो लॉज हमने पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए। उसके बेसिस पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कुछ तीन चार मैंने न्यूमेरिकल भी करके दिखाए थे। और उसके बाद हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हमने एक टर्म पढ़ा, मॉल कंसेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, एटॉमिक मास निकालना सीखा। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। हालांकि मैंने कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सबके बारे में बता रखा है, बट हो सकता है कोई बच्चा नया हो जिसको ये सब चीजों के बारे में नहीं पता, तो वो हम अब 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। और जो हमारा ये सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ सॉल्यूशन, आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम सॉल्यूशन है, जिसमें आप पूरे सॉल्यूशन के बारे में, पूरा इसमें सॉल्यूशन के बारे में आप आगे जाके स्टडी करने वाले हो। और जो मैंने ये टर्म्स अब लिखी है वो आगे आपके फर्दर 12th में भी आने वाली है। लेकिन अच्छी बात है, आप पहले से ही थोड़े प्रिपेयर होके रहोगे तो इतना बर्डन नहीं आएगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है ना, दो चीजों से मिलके बना होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा सोल्यूट, प्लस दूसरा होता है हमारा सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट, अब ये क्या होते हैं, हम तो ना सॉल्यूशन को जानते, ना सोल्यूट को जानते और ना ही सोलवेंट को जानते। आप एक कंसिडर करो कि मैंने ये ग्लास लिया है, कोई कंटेनर लिया, कुछ भी ले सकते हो, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, H2O डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया। एक ग्लास ले लो, उसके अंदर आप पानी डाल दो, और उस पानी के अंदर आपने मिक्सचर पढ़ा है ना, मिक्सचर के अंदर दो प्रोसेस पढ़ी, एक होमोजेनियस, एक हेटेरोजेनियस पढ़ी है, ऑफ कोर्स पढ़ी है। तो अगर मैं इस पानी के अंदर क्या डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, जैसे मान लो मैंने सोल्ट डाल दिया, मैंने सुक्रोज डाल दिया, सुक्रोज कुछ नहीं है, चीनी है, शुगर है, और कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम तो नॉर्मल घरेलू नुस्खे वाली बात कर रहे हैं, घरेलू की बात कर रहे हैं कि पानी डाल दो, नमक डाल दो, चीनी डाल दो, हल्दी डाल दो, कुछ भी डाल दो। लेकिन जब आप लैब में जाओगे तब लैब में जाके आप सोल्ट और शुगर का यूज नहीं करने वाले, वहां पे आप केमिकल फॉर्मूला का यूज करोगे। लेकिन हम डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला का नहीं यूज कर सकते, इसलिए पहले हमें पकड़ बनाने के लिए, हमें समझने के लिए ये सब चीजों का, ये सब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो तो वो दो चीजों से या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनता है। तो अब वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर देखो, यहाँ पे वाटर होगा हमारा सोलवेंट, यहाँ पे जो मैंने वाटर लिया वो होगा हमारा सोलवेंट। और सोल्यूट पता है क्या होगा, सोल्यूट होगा हमारा, चाहे आप शुगर ले लो, चाहे आप सॉल्ट ले लो, चाहे आप सोल्ट ले लो, या कुछ भी ले लो आप, जो इसके अंदर डिजोल्व हो जाए, जो इसके अंदर क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। तो जब पानी के अंदर नमक, चीनी कुछ भी घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो वो हमें हमारा क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा। इन दोनों चीजों से मिलके हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। आई बात समझ। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें ये सारा होल प्रोसेस क्या करना है, पढ़ना है। अब भाई साहब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन जानते हो क्या होता है। मान लो मैंने एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाला है, या एक चम्मच चीनी डाली है। मान लो कि मैंने, ठीक है ना, यहीं पे बता देती हूँ कि मैंने एक गिलास पानी के अंदर सिर्फ एक चम्मच नमक डाला है, या एक चम्मच क्या डाली है, मैंने चीनी डाली है। ठीक है, अगर मैं एक चम्मच को हटा के 4 चम्मच, अगर मैं 4 चम्मच चीनी डाल दूं, अगर मैं 4 चम्मच चीनी डाल दूं, तो वहां पे अपना जो पानी होगा वो ज्यादा मीठा हो जाएगा। पहले मैंने सिर्फ एक चम्मच चीनी या नमक डाला था, और अगर मैं अब 4 चम्मच चीनी नमक डाल दूं, तो या तो हमारा पानी ज्यादा कड़वा हो जाएगा या ज्यादा मीठा हो जाएगा, कुछ भी डालोगे वो आपके हिसाब से। तो अब जब एक चम्मच था ना, कुछ भी था, नमक था, चीनी था, उसमें तब कंसंट्रेशन कम थी, कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते सांद्रता। तो उस टाइम इन दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट, यानी जो सोल्यूट की सांद्रता थी, कंसंट्रेशन थी, वो कम थी। लेकिन जब आपने 4 चम्मच डाल दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पूरे 4 चम्मच आप डाले जा रहे हो, तो बताओ क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। ऑफ कोर्स ये बात है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जो हमारा सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके क्लास 11th केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आपको नींद में भी आने चाहिए, अपना नाम भूल जाना, अपना सब कुछ भूल जाना, बट इन टर्म्स के बारे में मत भूलना, ठीक है ना। मोलरिटी और मोलैलिटी,
ये भी समझाऊंगी आपके लिए। आई नो नया है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, सब समझ आएगा धीरे धीरे, तो थोड़ा पेशेंस रखो। तो आई बात समझ कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अगर आप कोई भी सोल्यूट कम डाल रहे हो तो कंसंट्रेशन कम, सोल्यूट ज्यादा डाल रहे हो तो कंसंट्रेशन ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब आप कहोगे कि हाँ हमें इतना तो समझ आ गया कि पानी हमारा सोलवेंट है, और अगर मैं पानी के अंदर हम कुछ भी डालेंगे, चाहे नमक डालो, चीनी डालो, हल्दी डालो, कुछ भी डाल दो आप, लेमन लेमन जो वाटर होता है ना, लेमन वाटर डाल दो, विनेगर डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन अब हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अगर जैसे मान लो कि हम लैब में जाते हैं, और लैब में जाके मैं आपको बोल दूं, लैब में जाके अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 30 ग्राम 30 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या मैंने, चलो ठीक है, कुछ कितना भी, आप मान लो 6.3 ग्राम, मान लो 6.3 ग्राम आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, और 40 ग्राम आप क्या लोगे, एसिटिक एसिड ले लो, 40 ग्राम आप एसिटिक एसिड ले लो। अब आप ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जानते, ना ही एसिटिक एसिड को जानते, या तो आप पानी से भी वाकिफ थे, यहाँ पे आप ये चम्मच, चीनी, शुगर जो भी था, ये सॉल्ट वगैरह सब कुछ आप जानते थे, तो आपको समझ आ गया था कि पानी हमारा सोलवेंट है, पानी हमारा सोलवेंट है। लेकिन चीनी, नमक, शुगर ये सब क्या होगा, ये हमारा सोल्यूट होगा। लेकिन अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 6.3 ग्राम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। मैं वो न्यूमेरिकल वाली बात कर रही हूँ, अगर किसी ने देखा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, बस मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। तो आपको 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, और 40 ग्राम आपको एसिटिक एसिड लेना है। अब आप कंफ्यूज हो गए, अब आप कहोगे ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे, ये तो हमें पता है, लेकिन इनमें से सोल्यूट क्या और सोलवेंट क्या है, कौन सा सोल्यूट और कौन सा सोलवेंट, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जिसकी क्वांटिटी है, जिसका अमाउंट कम हो, जैसे मैंने बोला कि 6.3 ग्राम, मैं ये मिटा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि 6.3 ग्राम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, और 40 ग्राम आपको एसिटिक एसिड ले लो आप, चलो ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं, तब आप कहोगे कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट है, पहले आप मेरे को बताओ, दोनों में से अमाउंट किसका कम कम, मतलब किसका कम है ज्यादा, सबसे कम का अमाउंट किसका है, आपको 6.3 का, तो इसका कम है ना, तो यही हमारा सोल्यूट है, यही हमारा सोल्यूट है। और सबसे ज्यादा किसका, इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा सोलवेंट हो जाएगा। अब अमाउंट इसका ज्यादा, तो आप ये देखो स्पेलिंग, मैं तो ऐसे ट्रिक याद रखती हूँ जब मैं छोटी थी, तो इसके आप क्या ट्रिक याद रखोगे कि जिसका ज्यादा अमाउंट उसकी स्पेलिंग बड़ी, जिसका छोटा अमाउंट उसकी स्पेलिंग छोटी। अब देखो सॉल्यूट सिर्फ 6 वर्ड से मिलकर बना, और ये 7 वर्ड से मिलकर बना, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मतलब अब देखो नया नया पढ़ रहे हो ना, तीनों वर्ड एस पे स्टार्ट हो रहे हैं, सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, तो बहुत मतलब वो हो रहा है। सॉल्यूशन तो आप ऐसे याद रख लो कि जब दो चीजें मिल जाएगी, आपस में बनेगी, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ होगी बेसिक बातें। अब हम करते हैं हमारे काम की बातें, अब हम करते हैं हमारे काम की बातें। तो जैसा कि हमने कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट सबके बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे, अब हमारी बारी है फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने की। हमारा पहला टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये मैंने जैसा कि बता दिया कि क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो स्किप तो बिल्कुल मत करना इनको। मास परसेंटेज, मास मतलब क्या समझ आता है मास सुन के, कि मान लो मैंने एक गिलास में पानी लिया, तो वो पानी मैंने लिया कितना है, वो गिलास 1 लीटर की है, वो 1 kg की है, कितनी की है, ऑल टोटली मास ये बताता है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया उसका मास कितना है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, या अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें होगी सिर्फ मास की, कि आपने कितना मास लिया है। जैसे मान लो कि मैंने 1 किलो मैंने पानी लिया है, अब हालांकि लीटर में होता है, बट आप ऐसा समझो मैंने सोल्यूट डाला है, मान लो मैंने 20 ग्राम सोल्यूट डाला है, तो वो 20 ग्राम सोल्यूट डाला है, वो तो क्या हो गया, मास परसेंटेज हो गया। अगर मैंने उस सोल्यूट के अंदर, सोल्यूट मैं अकेला तो डालूंगी नहीं, उसके अंदर ऑफ कोर्स बात है सॉल्वेंट होगा, तो वो सॉल्वेंट कितना है, मान लो 80 लीटर, 80 ml, नॉट लीटर, 80 ml पानी है, ml पानी है, 80 ml पानी है, तो वो ml क्या दर्शाएगा, क्या शो करेगा, वॉल्यूम को। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, सारा कुछ छोड़ते हैं। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या मतलब, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट हमारे इन अ गिवन सॉल्यूशन, जो आपके गिवन सॉल्यूशन में, जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें आपने कंपोनेंट क्या क्या डाले और कितने डाले हैं। कंपोनेंट क्या होंगे, वही बात है, बार बार मैं लिख ही देती हूँ ना, ठीक है, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। इज द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में अब देखो परसेंटेज निकालने होते तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। m परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे मैंने किया मास ऑफ सोल्यूट की, आप कितना मास डाल रहे हो, सोल्यूट का कितना मास डाल रहे हो, आप कितना सोल्यूट डाल रहे हो, एक गिलास पानी के अंदर आप कितनी चम्मच चीनी डाल रहे हो, तो उसका कोई ना कोई मास तो होगा, 1 ग्राम होगी, 2 ग्राम होगी, 4 ग्राम, 5 ग्राम, कितनी, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कितनी होगी। तो आपने कितना सोल्यूट डाला है, और सोल्यूट डालने के बाद सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका क्या निकल के आ जाएगा, मास परसेंटेज। उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज पहले हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज भी एज इट इज सेम होगा, द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। कि आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें कितना कंपोनेंट डाला पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम शो करेंगे v परसेंटेज से, v परसेंटेज से। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को एक गिलास पानी के अंदर कितना सोल्यूट डालूं कि वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आए, तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, बट अब जिनके बारे में मैं बोलने वाली हूँ, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको तो एकदम दिमाग में बिठा ही लेना। मोलरिटी एंड मोलरिटी देखो बहुत सुनने में सिमिलर लग रहा है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मोलरिटी ऐसे बहुत बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। मोलरिटी, जहां पे आर आई, यहाँ पे आ रहा है आर का साउंड, मोलरिटी यहाँ पे आ रहा है एल का साउंड, बट सो सिमिलर इसके लिए कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो मोलरिटी आर, जब आर आए तो आप उसको कैपिटल एम से शो करोगे, इसको हम शो करते रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से। अगर आपका एम वगैरह लिखने का तरीका सही है तो इसको थोड़ा सही करना है, क्योंकि अगर आप मोलरिटी की बात करो, अगर आपने एम में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी ना, जैसे मोलरिटी की बात करो, अगर आपने एम कुछ इस तरीके से लिख दिया, कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं कैपिटल को भी, और स्मॉल को कुछ इस तरीके से, अलग सा सबका देखो अपना अपना वे होता है। तो अपना थोड़ा लिखने का वे सुधारो, क्योंकि जब मोलरिटी की बात करो तो कैपिटल ऐसे लिखना है, जब मोलरिटी की बात करो तो उसको ऐसे लिखना है, अपनी कर्सिव राइटिंग छोड़ के नॉर्मल लिखना। तो मोलरिटी इज इक्वल, हाँ तो मोलरिटी को कैपिटल एम से हम शो करते, ठीक है कर दिया। ये क्या कहती है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स पढ़ के आए हो, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि पूरी मैंने क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में, तो हम बात करेंगे इधर 1 लीटर सॉल्यूशन की, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट की डिसॉल्व है। मेरी बात समझ आ रही है? 1 लीटर सॉल्यूशन, मान लो मैंने ना, मान लो मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया, मैं ऊपर वाला मिटाती हूँ, ऊपर वाला हो गया, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है, डिसॉल्व यानी घुले हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है किसके, सोल्यूट के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आई नो थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने सॉल्यूशन बनाया है तो भाई सॉल्यूशन 2 चीजों से या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बनता है, तो सोल्यूट सोल्वेंट। तो यहाँ पे मैं मोलरिटी की बात पता है कब करूंगी, जब मेरे को मेजर करना होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, मैंने मान लो 1 लीटर पानी लिया है, अब उस 1 लीटर पानी के अंदर मैंने चीनी कितनी डाली है, चीनी मेरा क्या है सोल्यूट है, तो मैंने कितनी चीनी डाली है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले, मैं 1 नंबर मोल्स डाल सकती हूँ, 2 मोल्स डाल सकती हूँ। मोल की वैल्यू अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो मैं लिख देती हूँ 6.02 × 10⁻23 अन्ना, ठीक है।
तो कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिसोल्व होंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं, ये हमारा मोलरिटी। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ पूरे सॉल्यूशन की बात चलती है लीटर। अब आप इसका फॉर्मूला पता है कैसे बनाओगे? फॉर्मूला बनाने की बेस्ट ट्रिक बताती हूँ। कैपिटल एम से तो हम इसको करेंगे शो, कर दिया। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया लीटर में। एक तो फॉर्मूला ये, पहला नंबर फॉर्मूला ये, और आपको मैक्सिमम इसका यूज करना है। अगर कोई बच्चा इसका यूज करने में अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमसे नहीं होगा ये वो, तो ये n क्या है, ये n क्या, भूल तो नहीं गए, n है हमारा, n है हमारा, n है, n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट कितने सोल्यूट डिसोल्व है सॉल्यूशन के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट, पढ़ के आए हो, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट लिख दो। तो अब इसके अंदर मैं अगर ये फॉर्मूला लिखना चाहूं तो n की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगी, गिवन वेट W अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, और नीचे क्या लीटर है। अगर ये लीटर, अगर ये लीटर में दिया हो तो आप डिवाइड कर दोगे ऊपर 100 से, ml 1000 से करना, सॉरी आई बात समझ। लीटर से ml में बदलने के लिए मेरे को 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का। यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू आपको पुट करनी है, आपने कर दी। और ये जो W है ना, ये सोल्यूट की बात होगी, यहाँ पे सोल्यूट की बात होगी। यहाँ पे जो आप वेट लिखोगे ना वो सोल्यूट का लिखना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स की बात हो रही है, सोल्यूट के मोल्स की बात हो रही है, सॉल्वेंट के मोल्स की बात हो रही है। मोलरिटी किसके बारे में बताता है, मोलरिटी बताता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व ऑफ सोल्यूट, डिसोल्व इन सोल्यूट, अरे डिसोल्व ऑफ सोल्यूट, ये ऑफ, चलो ग्रामर वैसे मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पे डब्ल्यू ए लिख देते हैं और कंफ्यूजन भी होती है कि डब्ल्यू ए लिखे डब्ल्यू बी लिखे, डब्ल्यू बी। अब ए से शो करते हैं हम सोलवेंट को और बी से शो करते हैं हम सोल्यूट को। ये बी और ए यही है, ये एबीसीडी में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोलरिटी की, उसके बाद अगर मैं बात करूं मोलरिटी की, तो मोलरिटी को हम शो करते हैं स्मॉल एम से। किस में शो करेंगे, स्मॉल एम से, जो आप देख सकते हो मैंने कर भी रखा है। मोलरिटी को शो करते हैं स्मॉल एम से, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके कंपैरिजन में। देखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम। मोलरिटी बता रहा था, मोलरिटी बता रहा था वॉल्यूम के बारे में, मोलरिटी बता रहा था वॉल्यूम के बारे में, ये बता रहा था वॉल्यूम के बारे में, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन मोलरिटी स्मॉल एम बताएगा आपको किलोग्राम के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट किलोग्राम, क्या लिखा है, पर 100 ग्राम, किलोग्राम नहीं पर 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केजी, एक बार मैं केजी लिख रही हूँ, अब छोड़ो ग्राम लिख दो, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे 100 ग्राम और 1 केजी भी लिखा है, चाहे आप 100 ग्राम ले लो चाहे केजी ले लो, वो मैटर नहीं करता इतना। लेकिन आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है उस टाइम हम देखेंगे। ऑफ दिस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात चल रही है, सॉल्यूशन की नहीं चल रही। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पे बात चल रही थी, ये जो लीटर की हम बात कर रहे थे ना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व है, ये बात कह रही थी मोलरिटी। मोलरिटी कहता है कि 100 ग्राम या 1 केजी, 100 ग्राम या 1 केजी सोलवेंट के अंदर, 100 ग्राम या 1 केजी सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व है। बात आई समझ, ठीक है। तो m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वापस वही है, W अपॉन में। अब यहाँ पे W नहीं करना है, यहाँ पे WA करना है। यहाँ पे क्या करना है, WA। क्यों क्यों करना है, बात किसकी चल रही है, सोलवेंट की चल रही है बात। ये देखो आप सोलवेंट, सोलवेंट लिखा है, सोल्यूट नहीं लिखा। तो WA अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट है ना, आपको जो फॉर्मूला दिया होगा उसका निकालना, और गिवन वेट। अब आप सोच रहे होंगे गिवन वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए। गिवन वेट जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, या गिवन नहीं भी होगा तो आपको निकालना होगा, बाकी चीजें गिवन होगी। और अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1000 से। क्यों क्यों कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें किलोग्राम में बदलना रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्राम। अगर मान लो 1 केजी का आ गया, 1 केजी का आ गया तो मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ग्राम में आ जाता है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप ये लगा लो। ये सिर्फ इसको खोल के, ये इसकी ओपन फॉर्म है, क्या है, ओपन फॉर्म। तो ये हमारा मोलरिटी, मोलरिटी। अब मैं आपसे पूछूं कि विच वन बेटर, विच वन बेस्ट, मोलरिटी एंड मोलरिटी। आपका क्या जवाब होगा,
हालांकि आप देखो अभी पहली बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कुछ रिवीजन करने भी आए होंगे। तो जितना आपके पास नॉलेज है, अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो मैं समझ सकती हूँ उसको इतना नहीं समझ आएगा कि विच वन बेटर, लेकिन जो रिवीजन करना है उसको तो पता ही होगा कि बेटर कौन सा, मोलरिटी बेटर या मोललिटी बेटर है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? यहाँ पे बेटर है हमारा मोललिटी, यहाँ पे बेटर होगा हमारा, देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है मोललिटी, लिटी यानी स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या हमारा बेटर। रीजन क्या है? रीजन भी समझेंगे, हमें रटना नहीं है, हमें रीजन भी पता होना चाहिए। रीजन ये है कि वॉल्यूम है ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? मान लो आप एक पतीले में पानी लो, और अगर एक पतीले को हमने गैस पे चढ़ाया और गैस चालू कर दिया हमने, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, लेकिन किलोग्राम नहीं बदलता। लेकिन जो कोई अगर चीज केजी में बात कर रहे हैं तो वो नहीं बदलेगी, लेकिन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बदलता रहेगा। तो ये चीज आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, एक मोर इम्पोर्टेंट वन थिंग कि मोलरिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? मोलरिटी की एसआई यूनिट मैं आपको निकालना यहीं पे सिखा देती हूँ। एन नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है? मोल, और लीटर है तो मोल पर लीटर, बस ये हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी क्या होगी? मोल, और ग्राम है, चाहे ग्राम लिख दो चाहे केजी लिख दो, मोल पर केजी। तो इसको हम मोलार भी बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट एक, इसको हम मोलार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलार। और इसको बोलते हैं मोलाल। मोलाल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर। मोलर और मोलाल या मोलर, जो भी आपका प्रोनाउंस रहता है वो उसके हिसाब से आप बोलो। बाय द वे यू नो व्हाट, केमिस्ट्री में मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो अब कुछ एक दो टर्म्स हो रहे हैं, उसके बाद हम इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बची हुई कुछ दो तीन टर्म्स पे। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, चार इससे पहले हमने डिस्कस कर ली। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मीन्स क्या समझ आता है? यानी लाखों। कुछ ऐसी, मतलब इसमें हमें और तो कुछ नहीं समझ आ रहा, बट इतना जरूर समझ आ रहा है कि यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन लिखा है। मिलियन मतलब लाखों। तो क्या यहाँ पे लाखों मोल्स की बात होगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लाखों मोल्स की बात होगी। कैसे होगी देखते हैं। ये पहले आप थ्योरी पढ़ो, आपको थ्योरी से समझ आ जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। देखो, व्हेन ए सोल्यूट, सोल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी माइनर अमाउंट ट्रेस क्वांटिटीज, इन अ वेरी माइनर अमाउंट एंड ट्रेस क्वांटिटीज से क्या मतलब समझ आया? मतलब जो सोल्यूट है, मान लो एक गिलास पानी के अंदर, पानी का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि बात मिलियन की होगी। तो मान लो एक टंकी है, पानी की टंकी होती है ना, उस पानी की टंकी में मान लो मैंने कुछ जहरीली गैस की बूंदे मिला दी। आप कहोगे जहर जहर मिला रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए समझो कि एक बड़ी पानी की टंकी है, कितना पानी होगा सोचो, इसके अंदर कितने किलो लोगे? मान लो जितने आपके घर में ना उतनी ले लो आप, और इसके अंदर मैंने पांच छह, सिर्फ पांच छह बूंदे मिलाई है, ड्रॉप्स मिलाई है। मान लो मैंने कोई जहरीली गैस की बूंदे मिला दी, तो यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है? सोल्यूट तो हमारा होगा, ये जो आपने ड्रॉप्स मिला ये वो होगा हमारा सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होगा? जो इसके अंदर पानी प्रेजेंट है, जो इसके अंदर क्या पानी प्रेजेंट है। तो जो हमारा सोल्यूट है वो कितना माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कंपैरिजन टू वाटर, कंपैरिजन टू सोलवेंट। ये पानी तो एक बड़ी वाली टंकी में प्रेजेंट है, इतनी मोटी टंकी होगी मान लो, इसके अंदर पानी प्रेजेंट है, यानी पानी के तो लाखों मोल्स होंगे, पानी के तो लाखों मोल्स होंगे, लेकिन सोल्यूट के तो सिर्फ 5-6 ड्रॉप्स लिए। तो द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। तो ऐसे में हम कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के एक पार्ट की बात है। अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, कि आपने कितना मास सोल्यूट में ऐड किया है। मान लो कितना कितना मानोगे? कुछ बहुत माइनर अमाउंट में मानना है हमें। और अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, कि आपके पूरे सोल्यूशन का मास कितना है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से, ठीक है। 10 की पावर 6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे मिलियन की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो इतना ज्यादा जरूरी है कि आपको क्लास 12th में इस मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे आपको दो ग्राफ भी पढ़ने रहेंगे। हालांकि आपका वो अभी काम नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, एक राउट्स लॉ आएगा आपके, उसमें मोल फ्रैक्शन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस मोल फ्रैक्शन यानी ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के बेसिस पे आपको एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। तो मोल फ्रैक्शन को, ये ना
बच्चे एक्स लिखते हैं इसको, बट ये होता काई है। बट ठीक है, अगर आपको जैसे लिखना है ठीक वैसे ठीक है, लेकिन आप थोड़ा एक्स को ना इस तरीके से लिखना, एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से मत बनाना। ये काई होता है, क्या बोलते हैं इसको, काई बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये एक रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, ऑफ वन कंपोनेंट। इट इज द रेशियो ऑफ moles of one component to the total number of moles solute and solvent present in the solution। ये तो थ्योरी की बात होगी, हमें तो नहीं समझ आई थ्योरी, ऑफ कोर्स ये बात है, कैसे समझ आएगी। इसमें ये कहा है कि आप एक चीज ऐसे मानो कि आपके मान लो हम कोई कहीं तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि मान लो हम कहीं बाहर गए, कहीं पार्टी में गए, और वहां पे पार्टी में 10 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। अब उन 10 लोगों में से कितने लड़कियां होंगी, कितने लड़के होंगे, कितने जेंट्स होंगे, कितने लेडीज होंगी, कितने बूढ़े होंगे, कितने मतलब बड़ी एज के लेडीज मेल फीमेल होंगे। ठीक है, ये बात समझ। तो हम मान लो 10 लोगों का कंक्लूजन निकालते हैं, हम 10 लोगों को अपना सॉल्यूशन मानते हैं। उन 10 में से मान लो 3 लड़कियां हैं, उन 10 में से मान लो 3 लड़कियां और 7 लड़के हैं। तो उसका अगर आप मैथ्स में आप पढ़ के आए हो, ये कुछ चीजें मैथ्स में पढ़ के आए हो, तो अगर उसका आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे कि टोटल 10 बच्चे हैं, 3 तो लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, तो कुछ हम हमारा फ्रैक्शन इसी तरीके से निकालेंगे ना, जितना टोटल है उसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने लड़के और कितने लड़के, और अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये कट के 1 आ जाएगा। तब इन दोनों की वैल्यू को 1 लिखा जाता है। चलो ठीक है, वैल्यू को 1 लिखा जाता है, वो बात की बात है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बट यहाँ तक आई बात समझ कि मोल फ्रैक्शन को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन का ये कि यहाँ पे मैंने लिखा है Na का मतलब है मोल्स ऑफ सोलवेंट। Na का मतलब है मोल्स ऑफ सोलवेंट, जो आपने सोलवेंट लिया, आपने पानी लिया, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड है। और जो आपने Nb, जो आपने सोल्यूट लिया है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के ऐड है। तो Na और Nb, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा काई इज इक्वल Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे काई बी की बात हो रही है, तो यहाँ पे Nb है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, Na का क्या मतलब है, Nb का क्या मतलब है, और काई है हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी इसके बेसिस पे हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। फिर से देखो कि हम कहीं पार्टी में, आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो कि आपके पास टोटल 15 फ्रूट्स है, 15 फ्रूट्स है, कितने फ्रूट आपके पास, टोटल 15 फ्रूट है, उनमें से 7 बनाना है। छोटे बच्चों की छोटे बच्चों वाले सवाल करते हैं, 7 बनाना है और 8 क्या, जो आपका फेवरेट है वो मान लो, कौन सा मानो, एप्पल मान लेते, चलो ठीक है, एप्पल बनाना। तो अब देखो बनाना कितने हैं, 7 अपॉन टोटल कितने, 15 फ्रूट्स, एप्पल कितने हैं, 8, टोटल कितने हैं, 15। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब जो आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा वही होता है आपका, मतलब ऑल टोटल हम सॉल्यूशन का फ्रैक्शन हमारा ऑल टोटल इस तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको फ्रैक्शन निकालना सिखा रही हूँ, जहाँ पे 7 क्या है, 7 को मान लो ये हमारा है सोल्यूट, तो मैं इसको बी लिख रही हूँ, ये बी है क्यों, ये कम क्वांटिटी में और ये ज्यादा में, तो ये ए है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में ये टोटल हो गया, 15 तो टोटल है, 15 तो टोटल, ए प्लस बी जुड़ के हमारा 15 हुआ है। आई बात समझ। तो यहाँ पे तो Na और अपॉन में Nb, ये तो टोटल पूरा सॉल्यूशन है। Na हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो ये हमेशा 1 होता है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 7 + 8 कितने होंगे, 15, और अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, और इन दोनों को जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा। जब भी आप मोल फ्रैक्शन का ए प्लस का बी को ऐड करते हो आपके पास हमेशा 1 आता है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। 1 क्यों आता है, देखो पहली बात तो अगर 1 आता है ना तो ये आपके लिए सबसे इजी बात है। 1 आता है तो सबसे इजी बात क्या है कि मान लो आप एक बात मानो कि आपको एक्स ए की वैल्यू पता है और एक्स बी की मान लो आपको वैल्यू नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख रही हूँ सीधा, और 1 आपको इक्वल है। तब जब आपको एक्स ए की वैल्यू पता है ना तो आप इस तरीके से एक्स ए की वैल्यू, आप ये जो एक्स बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ऑल टोटल कहने का मतलब ये कि आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो, और इन दोनों का ऐड हमेशा 1 आता है। ठीक है, और एक बात ये कि एक यूनिटलेस होता है, ये क्या होता है, यूनिटलेस। ठीक है, जैसे मोलरिटी की हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, यूनिट्स पढ़ी थी, वो ये यूनिटलेस होता है। अब 7 टर्म हमारी नॉर्मलिटी 11th क्लास में,
11th क्लास में नॉर्मलिटी पे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मलिटी को आप समझो कि नॉर्मलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी पे बच्चे डरते भी है और इस पे नॉर्मलिटी पे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें एक नाम आ जाता है, एक बड़ा फेमस नाम आ जाता है, केमिस्ट्री की जान का नाम आ जाता है, जैसे आयंस, वैलेंस फैक्टर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो केमिस्ट्री की पहचान है, आयन से, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन से, इनका नाम आ जाता है तो ये तो क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। तो नॉर्मलिटी को आंसर शो किया जाता है, इट्स अ वेरी सिंपल। इसमें पता है क्या है, इसमें आप ऐसा मानो, मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, थ्योरी वगैरह से हमें नहीं समझ में आएगा। आप ऐसा समझो, आप ऐसा कैसे समझो, मान लो आपके मान लो एक फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है जहाँ पे ना पेन्स बनते हैं, पेंसिल नहीं पेन्स बनते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ पे पेन बनते हैं। अब मोलरिटी पता है क्या होती है? मोलरिटी पता है क्या होती है? मोलरिटी ये होती है, मोलरिटी ये बताएगी कि कितने नंबर ऑफ पेन्स बने हैं, कितने नंबर ऑफ पेन्स बने। मान लो 10 पेन बने हैं, मान लो हमारे 10 पेन बने हैं। कितने पेन बने हैं मैम? कितने पेन बने? ये बताएगी मोलरिटी कि 10 पेन बन गए। मतलब 10 पेन आप कैसे समझो, मतलब इतनी देर में, आप ऐसे समझ सकते हो स्पेसिफिक टाइम में 10 पेन बन गए। ये मोलरिटी बता रही है। नॉर्मलिटी पता है क्या बताती है? नॉर्मलिटी में आंसर शो कर रही हूँ, नॉर्मलिटी बताएगी कि 10 पेन तो बने हैं, लेकिन इन पेन की कैप भी तो बनेगी। जैसे मान लो ये पेन है, मार्कर, ठीक है, मानो ना पेन, तो ये पेन है, ये बता रही थी मोलरिटी कि एक फैक्ट्री है यहाँ पे इतनी देर में इतने पेन बनते हैं। 10 आप 100 ले लो, ठीक है, अगर आपको 10 बड़ा ही कम लग रहा है कि फैक्ट्री इतनी बड़ी और अमाउंट इतना कम, तो आप 100 ले लो। तो मोलरिटी ये बताती है कि 100 पेन बने हैं इतने टाइम में। तो नॉर्मलिटी पता है क्या बताएगी? नॉर्मलिटी कहेगी उन पेन की केप भी तो बननी चाहिए ना। सो नॉर्मलिटी बताएगी, नॉर्मलिटी कैप्स के बारे में बताती है कि अगर 100 पेन बने हैं तो हमें 100 केप की भी जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? 100 कैप्स की। तो मोलरिटी होगी 100 और नॉर्मलिटी 100 केप प्लस 100 केप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 केप मल्टीप्लाई 100 पेन। तो अब ये दोनों आपस में जुड़ के कितने होते हैं? आपस में जुड़ के होते हैं ये इतने। आई बात समझ? चलो एक बार इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसकी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए इसको हम पढ़ते हैं इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। चलो ठीक है, नहीं समझ आए डेफिनेशन, आई नो। तो नॉर्मलिटी देखो इज इक्वल मोलरिटी। मोलरिटी क्या बताती है कि इस फैक्ट्री में इतने नंबर ऑफ पेन्स बने हैं, वो मान लो कितने पेन बने? 100 पेन बने, बता दिया। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा वैलेंस फैक्टर एंड फैक्टर, वैलेंस फैक्टर एंड फैक्टर। तो इसमें केप भी तो चाहिए होगी, सिर्फ पेन ऐसे सिंगल पेन थोड़ी ना बनाएंगे, केप भी तो चाहिए होगी। तो मोलरिटी कहती है कि केप भी हमें 100 ही चाहिए होगी। कितनी केप चाहिए होगी? 100 चाहिए होगी। मान लो कि किसी पेन पे 2 केप लग रही है, किसी पेन पे 2 केप लग रही है, तो नॉर्मलिटी कहेगी कि 100 केप के लिए 100 पेन के लिए हमें 200 केप की जरूरत है, 200 कैप्स की जरूरत है। केप वो टोपी की बात नहीं कर रही, इसकी बात कर रही है, ठीक है। तो वैसे तो टोपी केप ये भी इसकी टोपी है। हाँ, तो मोलरिटी नॉर्मलिटी हाँ, तो मोलरिटी होगी 100, नॉर्मलिटी होगी 200। अब आप कहोगे ठीक है, ये एग्जांपल तो समझा दिया, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं HCl, और मैं बात करूं H2SO4। HCl पे देखो चार्ज रहेगा माइनस का, -1, और यहाँ पे चार्ज रहेगा -2, 2 माइनस या -2। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी है -1 और यहाँ पे मोलरिटी है -2। मोलरिटी बताएगी कि इसके नंबर ऑफ सोल्ट कितने परसेंट है, नंबर ऑफ सोल्यूट कितने परसेंट, और यहाँ पे बात होगी एन फैक्टर की, चार्जेस की। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जिससे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, पर क्या करें, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो डर भी तो निकलेगा ही। तो ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और अपना डर निकालते हैं, और अपना डर क्या करते हैं? निकालते, कम करते, खत्म करते, कुछ भी बोलो। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 250 ml सॉल्यूशन, 12.6 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम, फाइंड बोथ मोलरिटी एंड मोललिटी। तो आपको पहली चीज तो ये देखो, जब भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहली चीज ये देखो कि आपको निकालने को क्या कहा है। हमें निकालने को दोनों चीजें निकालने को कहा है, मोलरिटी भी निकालने को बोले, यानी कैपिटल एम भी निकालने को बोले। यहाँ पे हम निकालेंगे मोलरिटी को, और इस साइड निकालेंगे हम स्मॉल एम मोललिटी को। पूरा लिख देती हूँ, मोललिटी। आई बात समझ? अब जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ये मोलरिटी है, ठीक है ना।
गिवन क्या है 250 ml सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन हमें टोटल कितना दे रखा है, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पूरे सॉल्यूशन का 250 ml, पूरे सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना। उसके बाद है 12.6 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड 12.6 ग्राम, हमें किसी का मास दिया हुआ है। अब डब्ल्यू मतलब सॉल्वेंट का सोल्यूट का वो हमें नहीं पता, तो एक बार डब्ल्यू लिख देते हैं। और कितना दिया है 1.26 ग्राम। लेकिन ये जो केमिकल फॉर्मूला दिया है ऑक्सैलिक एसिड, ये होता क्या है? ऑक्सैलिक एसिड देखो क्या होता है। अब आप सोचोगे कि हमें एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, अगर हमें नहीं आया तो फॉर्मूला आपको साथ साथ में सिखा ही रहे हैं। इससे पहले हमने जो मॉलिक्यूलर मास निकालना देखा था, तब 20 फॉर्मूले के आसपास, मतलब 20 के आसपास हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था। वो सारे केमिकल कंपाउंड्स को आप लर्न कर लोगे। और जो ये कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस में आ रहे हैं, बस इन्हीं में से कोई फॉर्मूला आएगा, कोई बीच से कहीं से उठ के नहीं आएगा। मतलब 20 तो देखो, 20 के आसपास तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था, तब कंपाउंड्स हमने निकाले थे। वो केमिकल कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला लर्न कर लो। और कुछ एक दो ये रहेंगे, बस इतना ही तो है। तो ऑक्सैलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा। ये आप एसिड के बारे में क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, डॉट टू एच। अब आप, अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास बोल दो, तो इसका होगा ऑल टोटल 126 ग्राम। देखो मैं बार बार कहती हूँ, मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालना आना ही चाहिए। कार्बन कितने, 2 है, तो एक कार्बन का मास होगा 12, तो 2 का हो जाएगा 24। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का हो जाएगा 32, 32 प्लस 32 64, 4 ऑक्सीजन का हो गया 64, 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 32। तो जब आप इनका सॉल्व करोगे तो हमारे पास 126 ग्राम आएगा। ठीक है, तो हमें ये चीजें गिवन है। अच्छा, एक चीज और गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी, डेंसिटी को जो है आप रो से शो कर दो या फिर डेंसिटी लिख दो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें रो गिवन कितना, 1.1 ग्राम पर लीटर, या ml लिख दो, ml लिख दो, ठीक है ना, ml में दिया ना, किधर है 0.1 ग्राम ml, अरे लिखी नहीं है सही यूनिट पूरी, ml। ठीक है, तो फाइंड बोथ है। अब हमें बोथ दोनों को निकालना है। अब देखो, सबसे पहले मोलरिटी निकाले, यहाँ पे तो सिर्फ हमने गिवन चीजें लिख ली। चलो मोलरिटी को यहाँ निकालते हैं। W B मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में M मल्टीप्लाई वॉल्यूम ml में। चलो करो, वेट कितना दे रखा है हमें, हमें दिया है हमारा 12.6 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। मॉलिक्यूलर मास है 126, ठीक है, और वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम कितना है 250 ml, 250 ml। जब आप इस टोटल को, इस मतलब पूरे कंसेप्ट को सॉल्व करोगे, पहले तो आप देखो इनको ऐसे कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2/5। अब आप जब इसको और टोटली सॉल्व करोगे तो एक बार मैं इसको 2/5 ही लिख रही हूँ, सीधा क्या लिखेंगे हम इसको 2/5। उसके बाद डेंसिटी का निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखे है 1.1, मास हमें गिवन नहीं है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 250 ml। तो मास निकालूंगी तो वो इसको ये 250 ml उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाई 1.1, ये जब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 11 करो, देखते कितना आता है, 5 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 7 2 275। कितना आ रहा है हमारे पास ओवरऑल मास आ रहा है 275 ग्राम। हमने मोलरिटी निकाल ली और हमने मास निकाल लिया। ये मास एम पूरा मास लिख देती हूँ, वरना मोलरिटी में कंफ्यूज हो जाओगे, उसको भी तो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब हम निकालेंगे मोलरिटी, अब हम करते हैं मोलरिटी। तो यहाँ पे कहाँ पे करें, यहाँ पे इतने से पोर्शन में कर लेते, हो जाएगा इतने से में मोलरिटी स्मॉल एम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वेट अपॉन में मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई
केजी, हमारा केजी में आएगा, तो मैं क्या लिखूँ 1 मिनट, केजी, तो ग्राम लिख देती हूँ ना, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने। वेट कितना है, अब देखो हमें यहाँ पे वेट की बात करनी होती है सोलवेंट की वेट की, सोलवेंट, तो सॉल्वेंट का वेट तो हमें निकालना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे निकाली थी मोलरिटी, मोलरिटी अच्छा मोलरिटी अभी तक हमने निकाली नहीं, मोलरिटी निकालो आप 0.4 के आसपास आएगा मोल पर लीटर, आप इसके ऐसा यूनिट निकालते रहना। अब अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन इज इक्वल सोल्यूट प्लस प्लस सोलवेंट, इसमें हमें 250 ml सोल्यूशन 12.6 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, यानी 12.6 ग्राम तो हमें दिया सोल्यूट 12.6 ग्राम, और 275 अभी हमने निकाला था, पूरे सॉल्यूशन का मास निकाला था, पूरे सॉल्यूशन का मास 275, अगर मैं पूरे पे निकाला था 275 पूरे सॉल्यूशन का। और अभी मेरे को क्या निकालना, मेरे को निकालना सोलवेंट, मेरे को क्या निकालना सोलवेंट। अब आप इनको माइनस कर लो, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रहा होगा। अब सोलवेंट निकालना है, क्यों निकालना है सोलवेंट, हमें सोलवेंट निकालने की जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि हमें मोलिलिटी सॉल्व करना है। मोलिलिटी सॉल्व करते हैं जब हम सोलवेंट की बात करते हैं, सोलवेंट किलोग्राम में सोलवेंट की बात करते हैं, तो सोलवेंट निकालने के लिए देखो हम इसको इस साइड माइनस में भेजेंगे, तो 275 माइनस 12.0 लगा देती हूँ यहाँ पे 0, 12.6 ग्राम। अब करो इनको माइनस करो, देखो ये हो जाएगा 1064, ये हो जाएगा 4 2, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसका आएगा 262.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, किसका आएगा मॉलिक्यूलर मास, वही ऑक्सैलिक एसिड की बात चल रही है तो ऑक्सैलिक एसिड का होगा 126, और ग्राम में बात कितनी आ रही है हमारी, ग्राम में हमारी बात आ रही है, ये तो हो गया वेट हमारे पूरे सोलवेंट का। अब हमारे ग्राम में बात करनी है तो वो हमारा आएगा कितना, 1 मिनट देख लेते हैं पहले, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, 264.2 इसमें आएगा, 1 मिनट यहाँ पे लिखा जाएगा, ये 262.4 यहाँ लिखा जाएगा ना, सॉल्वेंट की बात यहाँ हो रही है, ये तो हमें गिवन वेट लिखना है, गिवन वेट कितना है, हमें वेट कितना दे रखा है 12.6 ग्राम, माय मिस्टेक है 12.6 ग्राम। तो अब इसको वापस नीचे भेजते हैं, मल्टीप्लाई 10, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा 262.4, अब इसको मैं वापस ऊपर भेज दूंगी तो ये हो जाएगा 1000 को 2624 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका जब आप ओवरऑल आंसर निकालोगे तो मोलिलिटी अब आप निकाल लेना, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग भी तो था। देखो हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें ग्राम गिवन है, मतलब मास गिवन है, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की गिवन है, फाइंड करना मोलरिटी एंड मोलिलिटी। एक बार मोलिलिटी को भूल जाओ, फिलहाल हम फाइंड करते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया, ये देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट हमें 12.6 ग्राम हमने लिख लिया, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अगर किसी को नहीं पता कैसे है तो वो प्लीज जाके वो वीडियो देखो। और यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास है ये, मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑक्सैलिक एसिड की तो बात करेंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड का मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिख दिया, किधर है, ये फॉर्मूला लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, सारा कुछ पोर्शन एक्सप्लेन वाला वहां पे है, तो 126 यहाँ पे लिख दिया। और अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ये देखो, और जब हमने मोलरिटी निकाले तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास इतनी आई, बात आई समझ। अब हम बात करते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी क्यों दी, तो रीजन से दी है, तो डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास निकाला, मास निकालिए, कितना है मास हमारे पास 275 ग्राम मास आ गया। अब निकालेंगे मोलिलिटी, मोलिलिटी निकालने के लिए हम बात करेंगे सोलवेंट की, सोलवेंट के मास की, तो सोलवेंट का मास तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें सोल्यूट का मास गिवन है, हमें पूरे सोल्यूशन का मास गिवन है, ये हमने निकाला है पूरे सोल्यूशन का मास, ये हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड, ये हमें सोल्यूट का मास गिवन है। तो सोलवेंट का मास कैसे निकालेंगे पता है, हमने क्या किया माइनस कर दिया, ये देखो सोल्यूशन इज इक्वल सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट का पता था, सोल्यूशन का पता था, सोलवेंट वाले को हमने माइनस किया, ये हमारे पास आ गया सोलवेंट का वेट। तो इसमें अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगाए, मोलरिटी के फॉर्मूले में 12.6 ग्राम ये रख दिया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 26 ग्राम किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला देसी की बात चलेगी, और ग्राम में हमारे पास आ गया 262.4, और ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया। चलो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लिया जाए। सो अब हमें एक न्यू टर्म मिली है मोलरिटी। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, मोलरिटी नहीं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकालना तो पहले क्यों ना नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख लिया जाए, एक मिनट।
यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे लिखते फॉर्मूला। अब देखो, अब आप कहोगे कि हमें तो नॉर्मलिटी में कुछ और ही फॉर्मूला सिखाया था। नॉर्मलिटी में देखो हमने क्या बात की थी कि मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो यहाँ पे भी वही है, मोलरिटी को हमने ओपन करके लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन की बात चल रही थी। यहाँ पे एन फैक्टर की जगह मैंने यूज कर लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आई नो थोड़ा लगेगा क्योंकि नॉर्मलिटी से बच्चे अक्सर थोड़ा सा पीछे भागते हैं कि नहीं नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन नहीं आया था, बट नॉर्मलिटी पे मैंने जैसा कि बताया क्वेश्चन आता ही आता है। तो गिवन क्या है हमें पहले तो ये देखते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हमें मास गिवन है 4 ग्राम। और केमिकल कंपाउंड क्या गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब आप इसका निकालो मोलिकुलर मास, तो कैसे निकालोगे, H2 2 मल्टीप्लाई सल्फ्यूरिक 16 पे 32 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4। जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, अरे बोर्ड मास लगा लेना, बोर्ड मास। तो इन जब पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारे पास मोलिकुलर मास। अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूँ, अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूँ अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूँ तो मेरे पास आ गया 98 अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या है, अब ये एक्स क्या है, ये है एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो एक्स यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के, ये हमारा एसिड, एसिड के लिए होता है H प्लस, एसिड के लिए होता है H प्लस, और बेस के लिए होता है OH नेगेटिव। आई बात समझ। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात चल रही है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2। तो यानी यहाँ पे 98/2H प्लस, 2H प्लस डिवाइड करना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 49 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 49। अब देखो आगे क्या करें, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन तो गिवन है 500 ml, लेकिन अब आगे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं। 500 अब आगे गिवन 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अब इस 4 ग्राम का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, 4 ग्राम का यूज करने के लिए हम एक वो फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट, ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वेट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा हमारे पास गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। चलो फिर से देखते हैं, गिवन था हमें मास, गिवन था 4 ग्राम H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करनी थी, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब होता है कि जो एसिड है या बेस है, एसिड होता है तो H प्लस से डिवाइड कर दो, और बेस है तो OH नेगेटिव से। अब H प्लस कितने, H प्लस 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 49 आ गया। अब हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोलरिटी में बात करते थे नंबर ऑफ मोल्स की, यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ एन फैक्टर यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। तो एन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट है हमारा 4 और इधर हमारा 49, गिवन वेट हमारा 4, इधर हमारा 49, तो लिख दो 4 और 4। चलो ये मिटा देती, एक बार मिटा देती। गिवन वेट हमारा 4 एंड 49। अब यहाँ पे 500, यहाँ पे 500। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे, 500 लिखेंगे, बट क्या कर सकते हैं, करोगे मिस्टेक क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। यहाँ पे हमें 500 ml दिया और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहता है 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ml से सॉल्यूशन में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लीटर सॉल्यूशन में दिया है हमें, सॉल्यूशन लीटर में दिया, वॉल्यूम लीटर में दिया, और यहाँ पे ml में बात चल रही है तो डिवाइड कर दो। तो 4 अपॉन में 49 मल्टीप्लाई 100,000, 100 बोल रही हूँ, एंड 500 कर दो 40 अपॉन में 49, ये अपना आ जाएगी नॉर्मलिटी, आ जाएगी नॉर्मलिटी। आप इसको सोल्व कर लेना बस। तो ये था हमारा बहुत ही छोटे से न्यूमेरिकल्स। अभी एक न्यूमेरिकल और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। वो ये जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ज़्यादा इजी है, ये नीट जे में भी पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल है। सो थैंक यू सो मच।